हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर एच.सी. वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसकी बैक एक्सरसाइज यानी कि जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट है उस एक्सरसाइज में उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 की। तो एज यू कैन सी हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट। Which of the flowing sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of unit? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सेट है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं रख सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिनको हम किसी और फिजिकल जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनसे ड्राइव नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेंथ अपने आप में इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी हो गया आपका लेंथ अपॉन टाइम लिख सकती हूँ। अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखूँ इसको, तो ये लेंथ अपॉन टाइम का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, लेंथ और टाइम से ड्राइव की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ना लेंथ तो है लेकिन टाइम नहीं है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो गई। तो लेंथ भी इंडिपेंडेंट, मास भी इंडिपेंडेंट, और जो वेलोसिटी है वो भी इंडिपेंडेंट, यानी कि ये जो फर्स्ट सेट है ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सेट है ऑप्शन बी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, लेंथ इंडिपेंडेंट है, टाइम भी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखो लेंथ और टाइम से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी हो गई यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में इस सेट में नहीं रखा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इस सेट को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में नहीं रख सकते। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट question. Question number 2. A physical quantity is measured and the result is expressed as NU, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया गया और उसको NU की टर्म में लिखा गया। जैसे अगर मेरे पास एक रोड है, अगर इसकी लेंथ है बाई चांस 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, इसी को उन्होंने NU कहा है, जहाँ पे N क्या हो गया, न्यूमेरिकल जो ये वैल्यू है वो हो गई, और U माने तो यूनिट हो गई। तो ये क्या कहते हैं, इफ़ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स, कि अगर हम किसी और यूनिट में इस रिजल्ट को एक्सप्रेस करें तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो अगर मैं 100 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर मैं यूनिट सेंटीमीटर की जगह अगर मैं मीटर लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 मीटर। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, जो चीज़ पहले 100 सेंटीमीटर थी अब वो 1 मीटर लिखी जा रही है। यानी कि जब मैंने इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका मीटर, जब मैंने इसकी यूनिट बढ़ा दी, बड़े वाली यूनिट को जब मैंने इसको यूज़ किया, तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, देखो पहला ऑप्शन क्या कहा है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट, कि जितना बड़ा आप यूनिट का साइज लोगे उसी हिसाब से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि साइज डिक्रीज हुआ है। अगेन n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, कि यूनिट के स्क्वायर पे न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करेगी, ये भी यहाँ पे गलत है। रूट u, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट u, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। और ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, कि यूनिट के साथ जितना आप यूनिट को बड़ा करोगे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, सपोज क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ml एंड t. Then x is equal to m raised to power a, l raised to power b, t raised to power c. The quantity mass, okay, क्या कहा है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x जिसको हम ml एंड t की टर्म में इस तरीके से डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो क्वांटिटी मास है, यहाँ पे जो क्वांटिटी मास है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LT एंड x,
कि अगर हम देखो x दिया है यहाँ पे m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c, तो m रेज टू पावर a को मैं इस टर्म में लिख सकती हूँ x l रेज टू पावर b t रेज टू पावर c। तो पहला ऑप्शन कैन ऑलवेज बी, यहाँ पे ऑलवेज ऑलवेज लगाया है उन्होंने कि हम हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ एल टी एंड एक्स। तो ये तो गलत हो जाता है भाई, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम a की वैल्यू यहाँ 0 रख दें, अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पे, तो ये देखो किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो वो क्वांटिटी वहाँ पे 1 हो जाती है। तो यहाँ मास तो रहा ही नहीं, तो एक्सप्रेस किसे करेंगे, तो ये भी आपका गलत है कि मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू 0। नहीं, ए यहाँ 0 हो जाएगी तो एम मास बचा ही नहीं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू द लास्ट ऑप्शन, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सही है भाई, कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि अगर a 0 नहीं है तभी हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर a 0 हो गया तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ ऑलवेज लिखा था, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे भी इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और आपका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नंबर ए नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसकी यूनिट हो सकती है बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम एंगल की बात करें, एंगल को हम लिख सकते हैं रेडियन में, यूनिट जो होती है एंगल की जो यूनिट होती है वो हो गई हमारे पास रेडियन। अगर मैं रेडियन में लिखती हूँ और अगर उसके डायमेंशन की हम बात करें, क्योंकि एंगल जो है थीटा जो है उसको हम एल अपॉन आर से लिखते हैं, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो आर्क है वो भी क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल हो गया, और जो रेडियस है वो भी एक किस्म से लेंथ था तो उसका डायमेंशन भी एल हो गया। तो एल से एल यहाँ कैंसिल हुआ और डायमेंशन आपका क्या बचता है यहाँ पे L0, M0 और T0। तो जो एंगल है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन उसकी यूनिट है, तो यहाँ पे मे हैव अ यूनिट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। हमें देखने से क्या लगता है कि नेवर हैज़ अ यूनिट, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ अगर डायमेंशन लेस है तो उनकी यूनिट भी नहीं होती। जैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो उसका हमारे पास डायमेंशन नहीं है और ना ही उसकी कोई हमारे पास यूनिट होती है। तो ज़्यादातर दिमाग में क्या आता है कि अगर किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात हो रही है तो उसकी यूनिट भी नहीं होगी। तो यहाँ पे गलती मत करना बच्चों, डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है। तो इसको आप एंगल से समझ लेना, एक एग्जाम्पल याद रखोगे तो ध्यान रहेगा। एंगल की यूनिट होती है रेडियन लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। Now moving to the 5th question, a unitless quantity, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, तो यहाँ डेंसिटी से डेंसिटी की जो आपका यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे एक यूनिटलेस क्वांटिटी की बात हो रही है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो ये 100% श्योर है कि उसकी डायमेंशंस भी नहीं होंगी, डायमेंशंस भी नहीं होंगी, ये चीज़ आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मिस है, डायमेंशन नहीं है, आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसकी यूनिट नहीं होगी। वहाँ पे यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो आप वहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वहाँ पे उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो अब यूनिट लेस क्वांटिटी की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन। देखो इसको ध्यान से समझो, थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में दिया गया है। नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी उसकी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होती, हमेशा कैसी होती हैं, जीरो डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती ही नहीं यानी कि जीरो डायमेंशन होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a रेज टू पावर n साइन इनवर्स x बाय a माइनस 1। द वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे n की वैल्यू, यहाँ पे n है a रेज टू पावर n, यहाँ पे हमसे n की वैल्यू पूछी गई है कि आपको n की वैल्यू डिसाइड करनी है कि क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन को सोल्व करने की, तो वो इंटीग्रेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, जिन बच्चों को आता है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस मेथड से सोल्व नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। इस इक्वेशन का आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी है तो उसके राइट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होती है। ये आपका डायमेंशन एनालिसिस कहता है। तो अगर मैं यहाँ के इस राइट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करूँ, तो अगर मैं x को लेंथ कंसीडर करूँ कि x जो है वो एक लेंथ है, तो यहाँ पे अप साइड जो dx है, dx का डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया, डिवाइडेड बाय रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। अगेन आपका डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट या प्लस कर रहे हो तो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। डायमेंशनल होमोजेनिटी इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, कि अगर दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये जरूरी है कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है, हम ऑलरेडी x को क्या मान चुके हैं कि अगर ये लेंथ है तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो गया, एल स्क्वेयर। तो डायमेंशन का अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर इस इक्वेशन को हम डायमेंशनल लिखें, dx को l लिखूंगी रूट 2ax और यहाँ पे माइनस है एक्स स्क्वेयर, यानी कि जो इसकी यूनिट रही होगी एक्स स्क्वेयर की, दैट इज एल स्क्वेयर, वही यूनिट 2ax की रही होगी। तो एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर क्या बचता है हमारे पास, l बाय रूट एल स्क्वेयर। क्योंकि एल स्क्वेयर में से एल स्क्वेयर माइनस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बचेगी जिसका जो डायमेंशन होगा सेम होगा जिन फिजिकल क्वांटिटीज को आपने सब्ट्रैक्ट किया है उनके। तो यहाँ पे आपके पास एल स्क्वेयर आएगा, तो एल बाय रूट से यहाँ स्क्वेयर से यहाँ रूट कैंसिल हो गया, एल अपॉन एल, यानी कि यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन होगी वो हो गई 0। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपने डिसाइड कर ली है कि वहाँ पे m 0 है, l 0 है और t भी 0 है। अब बात करें हम राइट हैंड साइड की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास आता है तो वहाँ पे वो डायमेंशनलेस में काउंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डायमेंशनलेस हो गया, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी की जो साइन इनवर्स के साथ लिखी गई है एंगल हो गया है, तो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं है। बचा क्या, a रेज टू पावर n। तो जाहिर सी बात है a रेज टू पावर अगर n है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर n की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो a क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 1 हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आ गई विच इज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पार्ट। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव सेकंड पार्ट पे। ऑब्जेक्टिव सेकंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द डायमेंशन m1 मान लेते हैं, m1 l-1 t-2 में कोरस्पॉन्ड टू। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से ये जो डायमेंशन लिखी है इनमें से किसकी डायमेंशन हो सकती है। आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे। चेक कर लेते हैं। पहला है वर्क डन बाय फोर्स। तो आपका जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ मान लेते हैं तो इसका हो गया l। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, m1 l2 और t-2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना ये, तो यहाँ पे क्या दिया है m1 l-1, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है आपका डिस्कार्ड। अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसको हम p से लिखते हैं वो होता है m और v, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और वेलोसिटी का l1 t-1। तो यहाँ पे मैच करते हैं, m1 l-1 है और t-2 है, तो लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे इस डायमेंशन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर की, ऑप्शन नंबर 3। तो प्रेशर
प्रेशर को हम कैपिटल P से जनरली दिखाते हैं, वो होता है फोर्स F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का आपने डायमेंशन फॉर्मूला अभी देखा, m1 L1 T-2 डिवाइड बाय एरिया यानी कि L²। तो जब इसको मैं सोल्व करती हूँ क्या बन रहा है, m1 L 1-2 और T-2, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 L-1 और T-2। तो यहाँ पे सेम वही डायमेंशन फॉर्मूला है जो हमसे पूछा गया है, इसका मतलब प्रेशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमेंशन जो है वो कोरस्पॉन्डिंग टू है प्रेशर। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव सेकंड पार्ट है उसमें मल्टीपल आंसर जो है वो करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की बात आ गई भाई, एनर्जी लिखो चाहे वर्क लिखो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है, यानी कि यूनिट भी सेम होती है। अगर आप लोगों को याद हो, वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहीं से देख लेते हैं कि वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो मुझे करना क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी दिया है आपके पास, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया आपके पास L3। तो अगेन डायमेंशन फॉर्मूला m1 L-1 और T-2। तो यहाँ पे यही वाला डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास अगेन दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 आंसर एक साथ आपके सही हो रहे हैं, 3rd एंड 4th ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट्स लिखा है साथ में कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। तो सबसे पहले इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो कोई भी एक एग्जांपल अपने माइंड में कंसीडर कर लो, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। फॉर एग्जांपल अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन की बात हो रही है तो कोई ना कोई इक्वेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, v = u + at लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ हम डायमेंशंस चेक करें, LT-1 क्योंकि वेलोसिटी है तो LT-1 हो गया, ये भी हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे L1 T-1 हो गया, प्लस एक्सेलेरेशन यहाँ पे L1 T-2 एक्सेलेरेशन का हुआ और यहाँ पे साथ में टाइम है तो T वहाँ से आ गया। तो डायमेंशन को मैंने जब मैच किया L1 T-1 प्लस यहाँ पे भी L1 और T-1, तो सेम डायमेंशन की किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वही डायमेंशन आएगी। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी है। तो एक इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है और वैसे भी इक्वेशन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ पे, यानी कि जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए की स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन बी की बात करें, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, कि ऐसा हो सकता है कि डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट हो लेकिन वैसे वो जो इक्वेशन है आपकी इनकरेक्ट हो। देखो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर मैं कर दूं, v = at लिख दूं, u ना लिखूं। अगर अब हम इसकी डायमेंशंस को चेक करें तो L1 T-1 और इधर L1 T-2 और साथ में हमारे पास यहाँ पे t टाइम के लिए भी है, तो L1 T-1 यहाँ और L1 T-1 यहाँ। तो डायमेंशनली इक्वेशन अभी भी करेक्ट है लेकिन इन रियलिटी इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ भी सही है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट ही होगी, वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। उसके बाद सी ऑप्शन है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे बच्चों। अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गई इक्वेशन, वो आपकी सही नहीं हो सकती। अगर डायमेंशन ही आपका मैच नहीं हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो वो इक्वेशन भी आपकी सही नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। तो ये तो बात है ही है कि अगर वो इनकरेक्ट है, डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, तो वो वैसे भी इनकरेक्ट ही है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका, स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के आपके जो राइट स्टेटमेंट्स हैं ए, बी एंड डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर ए, all the quantities may be represented dimensionally in term of the base quantities। बेस क्वांटिटीज कहो या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहो, तो ये ऑप्शन आपका सही है भाई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसके बाद है जैसे एग्जांपल से अगर हम देखें, जैसे फोर्स है तो फोर्स को हम क्या लिख रहे हैं, m1 L1 T-2। तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्या है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो एक फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख सकती हूँ। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटी। ये ऑप्शन भी आपका सही है कि अगर एक बेस क्वांटिटी है जैसे मास है, इसको मैं लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि दूसरी जो डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी टर्म में आप दूसरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे मास को लेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेंथ को हम टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हर एक का अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। सही है, यहाँ पे m को अगर मुझे डायमेंशनली दिखाना है तो मैं इसमें l की पावर को क्या रखूंगी, जीरो रखूंगी कि m के डायमेंशन में l का जो रोल है यहाँ पे जीरो है, निग्लिजिबल है। तो ये भी आपका सही हो गया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। ये सही नहीं है ऑप्शन बच्चों। देखो क्या कहा, डायमेंशन ऑफ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो कभी जीरो नहीं हो सकती इन एनी बेस क्वांटिटी। कोई भी बेस क्वांटिटी उसके अंदर जीरो नहीं होंगी। अगर आपने 7 बेस क्वांटिटीज ली है तो हर एक का वहाँ पे होना जरूरी है। अब यहीं से देख लो, आपने सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज ली है और उसमें आपने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें आपने मोल को रिप्रेजेंट नहीं किया, इसमें आपने टेम्परेचर का रोल नहीं दिखाया, इसमें आपने करंट का रोल नहीं दिखाया। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि वहाँ हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम इन्वॉल्व करें। तो जो मिनिमम फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।